बैरूत को दमिश्क से मिलाने वाली तवीलो अरीज सड़क पर इसराइली टैंक गश्त कर रहे थे। तहद निगाह वसीउ अरीज पहाड़ियां बिखरी हुई थी और उन पहाड़ियों में इसराइली सिपाहियों ने मोर्चे बना रखे थे। वो इलाके के चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए थे। इसराइली फौजी दूरबीन हाथों में लिए उड़ते हुए परिंदों तक को चेक कर रहे थे। उस वक्त शाम का झुटपटा फैला हुआ था और पहाड़ियों पर धुंध उतरने लगी थी। इसी धुंध में एक इसराइली अफसर ने एक पहाड़ी के नजदीक कोई शय मुतहर्रिक देखी और चौंक पड़ा। उसने फौरन नजदीक रखे हुए वायरलेस सेट पर एक जीप तलब की और 4 जवानों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। फिर जब वो पहाड़ी के दामन में पहुंचा तो एक जीप तेजी से उसके नजदीक आकर रुकी, जिसे एक फौजी ड्राइव कर रहा था। अफसर फुर्ती से जीप पर चढ़ गया। उसके साथ ही उसके दूसरे साथियों ने भी जीप में अपनी सीटें संभाल ली थी। अफसर के इशारे पर ड्राइवर ने जीप उस समत दौड़ा दी थी जहां इसराइली अफसर ने कोई शय मुतहर्रिक देखी थी। जीप में खड़े होकर अफसर ने दूरबीन संभाल ली, लेकिन जिस पगडंडी पर जीप दौड़ रही थी वो किसी कदर नशेब में थी, इसलिए अफसर को वो जगह नहीं नजर आई जहां उसने वो नकलो हरकत देखी थी। उसने चीख कर जीप की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया और जीप बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगी। नाहमवार रास्ता होने की वजह से वो बुरी तरह उछल रही थी और उसमें बैठे हुए सिपाही कभी अपने वजनी हथियार संभालते और कभी अपने उछलते बदन। अफसर ने एक हाथ से मजबूती से जीप का हुड पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से दूरबीन को आंखों के करीब रखने की कोशिश में मसरूफ था। फिर जब जीप किसी कदर बुलंदी पर पहुंची तो अफसर को वो मुतहर्रिक बदन नजर आ गया जो इंसान ही था। झुटपटे में कोई आगे बढ़ रहा था। जीप आन की आन में उस शख्स के पास पहुंच गई और उन्होंने उसे करीब से देखा। कोई कोढ़ी था जिसे वो उसके लिबास से पहचान सके थे। इंतहाई काबिल नफरत शख्सियत थी। आधा चेहरा कोढ़ की जद में आ चुका था। गर्दन का एक हिस्सा गला हुआ था। बदन के खुले हुए हिस्से भी कोढ़ ज़दा थे और उसके बदन और लिबास से सख्त ताफुन उठ रहा था। इसराइली अफसर ने नाक पर रुमाल रख लिया। उसकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। उसके साथी ने तबसरा किया, कोई लबनानी है। अफसर ने कहा, काबिल नफरत, कोढ़ ज़दा, गोली मार दो इसे। साथी ने कहा, क्या फायदा सर, इसकी लाश यहाँ पड़ी सड़ती रहेगी और कोढ़ के जरासीम फैलेंगे। अफसर ने कहा, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? और लबनानी की तरफ देखकर कड़कदार आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों मारे मारे फिर रहे हो? जवाब में लबनानी ने अजीब से लहजे में कुछ कहने की कोशिश की और फिर जबान बाहर निकाल दी। सुर्ख लोथड़े की मानिंद जबान थी। उन्होंने नफरत से आंखें बंद कर लीं। अफसर ने नफरत से कहा, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, दफान हो जाओ, और जीप वापस मोड़ने की हिदायत कर दी। कोढ़ज़दा लबनानी लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी चाल भी अजीब ही थी। कोढ़ ने उसकी जो हालत कर दी थी उसके तहत उसकी जिंदगी ही हैरत अंगेज थी। न जाने वो क्यों जी रहा था। शाम की स्याही ने पहाड़ियों को तारीकी का लिबास पहना दिया और अब दूर दूर तक कोई मंजर नजर न आता था। लेकिन कोढ़ज़दा बूढ़े का सफर जारी था। वो कई मील सफर कर चुका था और अब वो जुनूबी बैरूत के उस हिस्से में था जहां इसराइली फौजों का बहुत बड़ा इज्तिमा था और जहां नाकाबंदी करके उन्होंने फलस्तीनियों का शाम से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। ये इसराइली छावनी बैरूत की ईसाई आबादी के बिल्कुल करीब थी। थोड़े फासले से ही इमारतों का सिलसिला शुरू हो जाता था। मकानों और फौजी पड़ाव के दरमियान हदबंदी कर दी गई थी और खारदार तारों की एक बाड़ लगी हुई थी। बाड़ के पास से तकरीबन 100 गज दूर हिफाजती चौकी मौजूद थी जहां इसराइली सिपाही मुस्तैद रहते थे। चौकी के एक सिपाही ने बाड़ के तारों के नीचे से किसी को गुजरते देखा और चौंक पड़ा। उसने जल्दी से टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली। एक शख्स उस रोशनी में नुमाया हुआ, मगर दूसरे लम्हे वो रोशनी की जद से निकल गया। सिपाही के चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। वो सोचने लगा कि दूसरी तरफ गश्त करने वाले दस्ते को इत्तला दे या न दे। अक्सर रात की तारीकी में जरूरतमंद इन हुदूद से गुजरकर बैरूत के उन घरों के दरवाजे खटखटाने चले जाते थे जहां उनकी जरूरत पूरी होने का सामान मौजूद होता। खुद वो भी 2 बार इसी तरह इन तारों के नीचे से गुजरकर इस तरफ जा चुका था। मुमकिन है ऐसे ही किसी जरूरतमंद ने ये हरकत की हो, लेकिन अहकामात बहुत सख्त थे। फिदायीन की छापामार कार्रवाइयां जारी थीं। किसी भी लम्हे कोई खौफनाक तबाही फैल सकती थी, इसलिए इस ज़हनी कशमकश का उसने यही हल सोचा कि गश्ती दस्ते को चौकस कर दे। नजदीक रखे हुए कम्युनिकेशन सेट पर उसने ये इत्तला गश्ती दस्ते के इंचार्ज ईबान मार्श को दे दी। ईबान मार्श ने इत्तेफाक से खुद भी उस साए की नकलो हरकत देख ली थी जो एक गली से निकलकर दूसरी गली में रूपोश हो गया था। वो अपने गश्ती सिपाहियों के साथ उसके ताक़ुब में चल पड़ा, लेकिन साया उस दूसरी गली में रूपोश हो गया था। मार्श की निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। दफतन उसने एक मकान में रोशनी होते देखी। ये रोशनी उसी वक्त की गई थी
मार्श ने अपने आदमियों को साथ आने का इशारा किया और उस तरफ चल पड़ा। जिस इमारत में रोशनी हुई थी उस पर डॉक्टर मेलिस विक्टर का बोर्ड लगा हुआ था। कदीम इमारत थी और उसकी जाहिरी हालत बेहतर नहीं थी। इबान मार्श ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी और खमीदा कमर नर्स थी जिसने चुंधियाई हुई आंखों से उन्हें देखा और खौफजदा और सरासीमा हो गई। इबान के इशारे पर उसके तमाम साथी नर्स को हटाकर अंदर दाखिल हो गए। तेज टॉर्चों की रोशनी में वो बर्क रफ्तारी से पूरी इमारत के कोनों खुदरों को झांकते फिर रहे थे। दूसरी तरफ इबान उस खौफजदा नर्स को देख रहा था। फिर उसने करख्त लहजे में पूछा, यहाँ अभी कौन आया था? नर्स की बूढ़ी आवाज आई, अभी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया ऑफिसर। मार्श ने पूछा, यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? नर्स ने कहा, 4 मरीज हैं क्लिनिक में, 5वीं मैं हूँ, रात को उनका ख्याल रखती हूँ बस। मार्श ने पूछा, डॉक्टर कहाँ है? नर्स बोली, मिस्टर मेलिस रात को अपने घर पर होते हैं, क्लिनिक में सिर्फ मेरी ड्यूटी होती है। मार्श ने बूढ़ी औरत के शाने पर दबाव डालकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उस वक्त तक उसके चाको चौबंद साथी उस छोटी सी इमारत का पूरी तरह जायजा ले चुके थे। वो भी उसी कमरे में दाखिल हो गए जिसमें रोशनी हो रही थी और मार्श जिसमें बूढ़ी औरत के साथ दाखिल हुआ था। कमरा काफी वसी था और उसमें 9 बिस्तर लगे हुए थे। उनमें से 4 बिस्तरों पर 4 मरीज लेटे हुए थे। मार्श ने सबसे पहले बिस्तर के मरीज के चेहरे से कंबल हटाकर देखा। ताफुन का एक भपका उसकी नाक से टकराया और उसने जल्दी से कंबल छोड़ दिया। ये जुजाम का मरीज था। इंतहाई भयानक शक्ल हो रही थी उसकी। उसने खमीदा कमर बूढ़ी औरत को देखा और नफरत भरे लहजे में बोला, क्या जुजामियों का अस्पताल है ये? बूढ़ी ने जवाब दिया, हाँ ऑफिसर, डॉक्टर मेलिस जुजाम का इलाज करते हैं। मार्श जल्दी से कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बकिया सिपाही भी उसी तेजी से बाहर चले गए। अब उनका उस इमारत में रुकना नामुमकिन था। इसराइली अफसर और सिपाहियों के बाहर निकलते ही बूढ़ी नर्स की कमर सीधी हो गई। वो फुर्ती से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर झांककर पुरइत्मीनान अंदाज में मुस्कुराने लगी। पलटकर बोली, ठीक है, लाइन क्लियर हो गई। अब उसकी आवाज भी वो न थी जो चंद लम्हात कबल उसके हलक से निकली थी। ये जवान आवाज थी। बूढ़ी ने दरवाजा बंद कर दिया और चारों मरीज कंबल फेंक कर उठ बैठे। जुजाम का मरीज बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराने लगा, फिर बोला, अजीजा खालिदा, क्या मेरे गुस्ल का बंदोबस्त हो सकता है? मैंने तवील अरसे तक ये नाकाबिले बर्दाश्त बू बर्दाश्त की है, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कुछ देर और गुजर गई तो मेरे दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। नर्स ने कहा, जरूर अली, आइए मैं आपको गुस्ल खाना दिखा दूं। आप गुस्ल करें, मैं आपके लिए लिबास का बंदोबस्त करती हूँ। जुजाम का बूढ़ा मरीज गुस्ल खाने में दाखिल हो गया जहाँ जरूरत की हर शय मौजूद थी। उसने अपने बदन का गलीज लिबास उतार फेंका और गुस्ल खाने का शावर खोल दिया। चंद साथ के बाद गुस्ल खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई और नर्स की आवाज सुनाई दी, अली, ये लिबास मौजूद है, कमरे में कोई नहीं आएगा, आप गुस्ल से फारिग होकर लिबास तब्दील कर लें, मैं कॉफी तैयार करने जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो सब उस अस्पताल नुमा कमरे में बैठे कॉफी पी रहे थे। सबकी निगाहें उस नौजवान पर जमी हुई थीं, जो थोड़ी देर कबल एक मकरूह जुजामी बूढ़े की शक्ल में था, लेकिन अब शरबती आंखों और तीखे नकूश का मालिक एक खुशरू नौजवान नजर आ रहा था। एक नौजवान ने पूछा, आप सीधे दमिश्क से आ रहे हैं अली? अली ने कहा, हाँ, शामी फौजें रमल्ली के इलाके से 20 मील उधर इसराइली अफवाज से बरसरे पैकार हैं। मैंने उन्हें वहीं छोड़ा था। उसके बाद की मुसाफत मैंने पैदल तय की। 5वें दिन यहाँ पहुंचा हूँ। नौजवान ने पूछा, इस दौरान आप मुसलसल सफर करते रहे? वो बोला, 2 रातें मैंने पहाड़ियों में आराम किया है, बकिया वक्त मैं मुसलसल सफर करता रहा हूँ। जाहिर है ये किसी सवारी के इस्तेमाल का वक्त नहीं था। नौजवान ने कहा, बहुत तवील मुसाफत तय की है आपने, राह में मुश्किलात तो जरूर पेश आई होंगी। क्या दमिश्क बैरूत रोड पर इसराइली अफवाज से आपकी मुठभेड़ नहीं हुई? अली ने कहा, बैरूत से 12 मील परे मुझे देख लिया गया था, लेकिन मैंने जो मेकअप किया था उसने मेरी मदद की। वो लोग मुझसे नफरत करके वापस चले गए। नौजवान ने कहा, आपने मेकअप भी तो कमाल का किया था, दर हकीकत कोई और शक्ल उतनी मुआवन नहीं हो सकती थी। खालिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अली माहिर नफ्सियात हैं। अली ने पूछा, क्या आप लोग इस दौरान अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? एक नौजवान ने जवाब दिया, हाँ, आप आराम कर लें, इस तवील मुसाफत की थकन दूर हो जाए तो हम आपको अपनी कारकर्दगी से आगाह करें। नौवारिद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नौजवान ने कहा, राह में रुककर आराम करना मेरी सरिश्त नहीं, अभी तो हमें एक तवील मुसाफत तय करनी है, मंजिल अभी बहुत दूर है, हमें मुसलसल सफर करना है, इस सफर में रुकना अपने नस्बुल ऐन से बददियानती होगी।
علی نے کہا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں پر عقیدت پھیل گئی۔ نوجوان نے کہا، اسلام کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوئے ہوں، ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس کی اعلیٰ ترین مثالیں تاریخ میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ علی، ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، جس نے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ایک کنبہ، ایک خاندان بنا دیا ہے۔ اس خاندان کے کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرے لوگ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ علی ہم میں سے نہیں ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہے؟ علی نے کہا، ہاں، لیکن اب اس خاندان کا شیرازہ منتشر ہے۔ اہل خاندان آپس ہی میں دست و گریباں ہیں۔ کاش یوں نہ ہوتا۔ عربوں کی آپس کی چپقلش نے 1 ارب مسلمانوں کو 40 لاکھ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کروا دیا ہے۔ کاش یوں نہ ہوتا۔ موجودہ دور نے مسلمانوں کی تاریخ میں بدنما داغ لگا دیے ہیں۔ کاش ہم اس نازک وقت میں پھر یکجا ہو جائیں۔ ہماری مذہق خیز چپقلش مسلمانوں کی رسوائی کو ہوا نہ دے۔ یقین کرو خالدہ، اگر آج تمام مسلمان باہمی تنازع بھول کر صرف ایک مجموعی آواز ہی بلند کر دیں تو اسرائیل میں زلزلہ آ جائے گا۔ تمام چہروں پر دکھ کے نقوش اجاگر ہو گئے تھے۔ سب کو ان الفاظ کی حقیقت کا اعتراف تھا۔ علی نے گہری سانس لے کر کہا، ہمارے اس دکھ کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ خالدہ اپنے ساتھیوں کے نام سے میں ابھی تک واقف نہیں ہو سکا۔ خالدہ نے ان کا تعارف کروایا اور علی نے حماد بن سخی سے کہا، نقشے کہاں ہیں؟ حماد بولا، میں ابھی لایا، اور وہاں سے نکل گیا۔ خالدہ نے ایک ٹیبل لیمپ روشن کر لیا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگی، کام شروع کرنے سے قبل آپ الحبیبی الجہادی سے نہیں ملیں گے علی؟ علی نے کہا، کچھ کر دکھاؤں تو سرخرو چہرہ لے کر ان کے حضور جاؤں؟ اپنے یہاں پہنچنے کا اعلان تو کر دوں خالدہ، اس کے بعد ہی ان سے ملنا بہتر رہے گا۔ ویسے تمہاری ملاقات تو ان سے ہوتی رہتی ہوگی۔ خالدہ نے کہا، ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمہاری آمد متوقع ہے۔ خوش ہوئے اور کہنے لگے، علی جاں فروش ہے۔ اخوت کا سچا جذبہ ہے اس کے دل میں، ہر چند کہ وہ سرزمین فلسطین سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس کا جذبہ کسی طور کسی سچے فدائی سے کم نہیں۔ اس نازک موقع پر جب لوگ بارود کے اس ڈھیر سے دور بھاگنے میں کوشاں ہیں، وہ اس میں داخل ہو کر محصور فلسطینی بھائیوں کی مدد کا خواہاں ہے۔ بہت بڑی بات ہے خالدہ۔ علی کی گردن جھک گئی۔ سرزمین فلسطین کا سرفروش مجاہد یاسر عرفات اس کے لیے دل میں ایسے جذبات رکھتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس کے لیے۔ اس دوران حماد طلب کردہ نقشے لے آیا تھا، بال پوائنٹ سے بنی ہوئی چند لکیریں جنہیں بڑی مہارت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ علی اس پر جھک گیا۔ نقشے نہایت وضاحت سے ترتیب دیے ہوئے تھے۔ یہ بیروت کے ایک مخصوص حصے کے زیر زمین دنیا تھی، جس کے باسی حشرات الارض اور دوسرے غلاظت میں رہنے والے جانور تھے۔ علی نے ان نقشوں کی ترتیب کی فرمائش بھیجی تھی۔ بیروت کی صورتحال بے حد نازک تھی۔ اس بار اسرائیل کے عزائم بے حد ناپاک تھے، اور اس کا پشت پناہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لبنان فلسطینیوں کے جھگڑے سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ فلسطینیوں کا کیا، بلکہ یہ سازش پوری عرب دنیا کے لیے تھی۔ یورپ کے بیشتر ممالک کی مشترکہ کوششوں نے فلسطین کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کیا تھا، اور پھر چاروں طرف سے اس نوزائیدہ شیطان کی پرورش کی گئی۔ عربوں نے اس سازش کو محسوس نہ کیا، ورنہ شاید یہ زہریلا سانپ اس قدر طاقتور نہ ہو سکتا۔ بہرحال وہ ہو چکا تھا جو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خوابیدہ لوگ اس پر بھی نہ جاگے تھے، اور ان کی یہ گہری نیند آج تک اسرائیلی قزاقوں کے لیے سود مند ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک مؤثر کارروائی کر رہے ہیں اور نیند کے متوالے سو رہے ہیں۔ اس سے قبل بیروت اس قدر خوفناک خطرات سے دوچار نہ تھا جتنا اب تھا۔ وہ پوری طرح اسرائیلی افواج کے حصار میں تھا، اور ان حالات میں کسی منظم پروگرام کے تحت کوئی فیصلہ کن کارروائی ناممکن تھی۔ اس لیے علی نے سوچا تھا کہ اپنے طور پر جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کیا جائے، ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں جن سے اسرائیلی قوت میں کمی ہوتی رہے۔ چنانچہ موجودہ پروگرام اسی خیال کا حامل تھا۔ حماد علی کو تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ بولا، انہوں نے عمارتیں خالی کر کے ان میں اسلحہ خانے بنائے ہیں تاکہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی تک انہوں نے شہر میں پھیلی ہوئی سیوریج لائن کے جال پر توجہ نہیں دی۔ اس سے قبل کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، ہمیں ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے چند ایسی جگہوں کا تعین کیا ہے جن پر سرخ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ جگہ، یہ ایک سکول ہے۔ انہوں نے اسے خالی کروا کے اس میں بہت بڑا اسلحہ خانہ بنایا ہے، لیکن سکول کے پارک میں اس جگہ جہاں اسلحہ خانہ ہے ایک گٹر کھلتا ہے جس پر لوہے کا جال ہے۔ علی نے کہا، بہت خوب، اسرائیلی سپاہی یوں بھی اندر نہ رہتے ہوں گے۔
बाहर ही से असलहे खाने की हिफाजत करते होंगे? हम्माद ने जवाब दिया, यकीनन। अली बोला, तब फिर मुनासिब वक्त है। मेरे ख्याल में हमें इसी जमीन दोस्त दुनिया की सैर आज ही कर लेनी चाहिए। क्यों खालिदा? खालिदा ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद वो मखसूस लिबास में मलबूस होकर बाहर निकल आए और तारीक गलियों में हिफाजती गश्ती दस्तों की निगाहों से बचते हुए एक ऐसी जगह जा निकले जहां गटर का जॉइंट था। नीचे पानी बहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने मास्क चेहरों पर चढ़ाए और फिर एक एक करके उसमें उतर गए। गंदा पानी टखनों से ऊपर नहीं था, लेकिन ताफुन बेपनाह था। अगर गैस मास्क चेहरे पर न होते तो शायद वो एक लम्हा भी वहां जिंदा न रह सकते। मेन होल से काफी दूर पहुंचकर उन्होंने ताकतवर टॉर्चें रोशन कर ली और उनकी रोशनी में आगे बढ़ने लगे। गटर की दीवारों में बने हुए सुराखों से गटर के मकीन कीड़े मकोड़े हैरान आंखों से उन्हें देख रहे थे। उन्हें ताज्जुब था कि ये नफासत पसंद मेहमान उनकी दुनिया में कहां से आ गए। हम्माद रहनुमाई कर रहा था और वो पेच दर पेच रास्तों से गुजरते आगे बढ़ रहे थे। फिर एक दो शाखे से गुजरकर वो बाईं समत मुड़ गए जहां खुश्क लाइन चली गई थी। रास्ते में बहुत से मेन होल आए थे जहां से गुजरते हुए वो टॉर्चें बुझा लेते। बिलाखिर वो जगह आ गई जहां की निशानदही की गई थी। लोहे के मजबूत जाल को काटने के औजार उनके साथ थे। तमसील लोहे का जाल काटने लगा और उसमें उतनी जगह बनाई गई कि आसानी बाहर निकला जा सके। बाहर निकलकर वो असलहे खाने के पास पहुंच गए। एक मोटा सा ताला असलहा खाने के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उसे खोलने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन बिलाखिर वो इस कोशिश में भी कामयाब हो गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने उस अजीमुशान असलहे खाने को देखा। हैंड ग्रेनेड, बारूदी सुरंगें, डायनामाइट और न जाने क्या क्या पेटियों में भरा हुआ था। खालिदा ने हसरत भरे लहजे में कहा, काश किसी तौर ये सारा असलहा मुजाहिदीन के लिए हासिल किया जा सकता। अली ने कहा, यह मुमकिन नहीं है खालिदा, लेकिन अगर हम इसे मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होने से पहले ही नाकारा कर दें तो ये भी बहुत बड़ा काम है। उसने पूछा, फिर क्या ख्याल है? अली ने कहा, आज रात नहीं, हमें दूसरी जगहें भी देख लेनी चाहिए। कल हम अपनी कार्रवाई का आगाज करेंगे। ये सारी रात उन्होंने गलीज गटर लाइनों की सैर करते हुए गुजारी थी और बहुत सी अहम जगहों को अपनी आंखों से देख लिया था। उसके बाद वो वापस चल पड़े। उन पेच दर पेच गटर लाइनों में भटक जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन हम्माद की जहानत ने ऐसा न होने दिया और वो क्लिनिक की इमारत में वापस आ गए। यहाँ उन्हें मरीजों के लिबास पहनने पड़े। दिन की रोशनी में उस इमारत में ऐसे ही रहा जा सकता था। खालिदा फिर से बूढ़ी नर्स बन गई। उसके सुपुर्द उन लोगों को ग़िज़ा की फराहमी की जिम्मेदारी भी थी। चुनाचे उसने उन चारों मरीजों को खाना दिया और उसके बाद वो गहरी नींद सो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।